हेलो, नमस्कार दोस्तों। जो पॉलिटिकल साइंस का आपका पहला टॉपिक चला हुआ है संवैधानिक विकास, तो इसके दो पार्ट मैंने पहले वीडियो में करवा दिए हैं। इसका अगला पार्ट है, देखिए इसी मैंने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 और 1833 यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आगे देखिए अगला अधिनियम आता है 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। तो दोस्तों देखिए इससे पहले हमने 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ा था। उसमें पढ़ा था कि इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य की नियुक्ति की गई और प्रथम विधि सदस्य बनते हैं लॉर्ड मैकाले। तो दोस्तों यहाँ पे जो विधि सदस्य था, विधि सदस्य उसको पूर्णतः क्या दी जाती है दोस्तों? मंजूरी दी जाती है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों वो यही है कि इस एक्ट के तहत भारत में प्रथम बार प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पे नौकरी देना तय। इसके बाद में आता है दोस्तों अगला एक्ट आता है आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट। देखिए दोस्तों अगला एक्ट आता है आपका 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो दोस्तों मैंने संवैधानिक विकास का जो पहला पार्ट करवाया था उसमें बताया था कि भारत में संवैधानिक विकास इसे दो भागों में बांटा गया है, 1773 से लेकर के 1853 तक और 1858 से 1947 तक। तो दोस्तों इसमें 1858 का पार्ट आ गया है, यानी इससे पहले और एक महत्वपूर्ण क्रांति होती है 1857 की क्रांति। तो उस क्रांति के बाद में दोस्तों कंपनी के शासन का पूर्ण रूप से भारत में अंत कर दिया जाता है। अब यहाँ से भारत का शासन ब्रिटिश संसद चलाएगी, ब्रिटेन की महारानी चलाएगी या ब्रिटेन का राजमुकुट चलाएगा। तो 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो दोस्तों इस समय और ब्रिटेन के पीएम होते हैं, ब्रिटेन के पीएम लॉर्ड डर्बी। ब्रिटेन के पीएम कौन होते हैं? लॉर्ड डर्बी। लॉर्ड डर्बी द्वारा 2 अगस्त 1858 को यह अधिनियम पारित करवाया गया, क्योंकि अब जो अधिनियम ब्रिटेन की संसद जो पारित करेगी तो उसमें कौन पारित करवा रहा है? 1858 का अधिनियम लॉर्ड डर्बी। और कब पारित करवाया था? 2 अगस्त 1858। तो दोस्तों जो 1858 का अधिनियम है इसे बेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसे बेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। जो 1858 का अधिनियम है इसे बेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इस एक्ट के द्वारा कंपनी के शासन का अंत करके, यानी कंपनी के शासन का अंत करके, भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन बोल दो, राजमुकुट कह दो या महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला जाता है। इस एक्ट को बेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के शासन का अंत करके भारत का शासन सीधा ब्रिटिश क्राउन, राजमुकुट या महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला जाता है। देखिए दोस्तों क्या क्या प्रावधान थे। तो इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को वायसराय भी कहा जाने लगा, यानी इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय भी कहा जाने लगा या वायसराय ऑफ इंडिया भी कहा जाने लगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अपन गवर्नर जनरल भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है, और लेकिन यहाँ पे नाम दे दिया गया है नया, क्या? वायसराय। तो दोस्तों यहाँ पे भारत के प्रथम वायसराय बनेंगे तो कौन? लॉर्ड कैनिंग।
अगले दोस्तों पूछे कि भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग और इससे 1858 से पहले 1857 की जो क्रांति होती है, अगर आपसे पूछे कि 1857 की क्रांति के समय और भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ही थे। अगला पार्ट आता है इसका कि इस एक्ट के द्वारा और एक नया पद बनाया गया दोस्तों, कौन सा, भारत सचिव, यानी इस एक्ट के द्वारा भारत सचिव पद का सृजन किया गया, नया पद बनाया गया भारत सचिव। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रथम भारत सचिव हैं वो बनेंगे चार्ल्स वुड, प्रथम भारत सचिव कौन बनेंगे, चार्ल्स वुड। और दोस्तों इस भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय दोस्तों भारत परिषद का गठन किया गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रश्न है कि भारत परिषद का गठन किया गया किस एक्ट के तहत, तो दोस्तों 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। और इस भारत परिषद का गठन किसके लिए किया गया, तो इस भारत सचिव की सहायता के लिए किया गया। फिर दोस्तों कि 1784 में हमने पढ़ा था कि कंपनी के कार्यों को दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो यहाँ पे दोस्तों जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर प्लस डायरेक्टर, जो कंपनी के कार्य से दो भागों में विभाजित किए गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इनको दोस्तों यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद में आता है दोस्तों अगला आपका 1861 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम। तो दोस्तों देखिए इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल कहें या वाइस राय कहें, एक ही बात है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि 1858 का एक्ट था, उसमें गवर्नर जनरल को वाइस राय भी कहा जा सकता है। तो इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल या वाइस राय को नियम बनाने व अध्यादेश जारी करने का क्या किया गया, अधिकार। कि किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने या नियम बनाने का अधिकार दिया गया, तो दोस्तों 1861 के अधिनियम। दोस्तों जो अध्यादेश है इसकी अधिकतम अवधि होती है 6 माह, ठीक है, इस अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है, 6 माह। तो दोस्तों इसके बाद में अगला पार्ट है कि इस एक्ट के द्वारा विभागीय प्रणाली या इसका दूसरा नाम है पोर्टोफोलियो प्रणाली, विभागीय प्रणाली या पोर्टोफोलियो प्रणाली क्या क्या हुआ दोस्तों, जन्म हुआ। कि विभागीय परंपरा की शुरुआत है, पोर्टोफोलियो प्रणाली की शुरुआत है वो 1861 के अधिनियम के तहत होती है। इसका तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अधिनियम तो कब का है, 1861 का। तो इस 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में तो दोस्तों कहां पे, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। तो दोस्तों अधिनियम पूछेगा कि कलकत्ता, बंबई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, तो दोस्तों 1861। और कलकत्ता, बंबई और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई, तो दोस्तों 1862। ये पेपर में तीनों एक साथ भी दे सकता है, तीनों में एक भी दे सकता है। चौथी बात दोस्तों कि हमने पढ़ा था कि 1833 का जो अधिनियम था उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और इसी के साथ शासन की केंद्रीकरण प्रणाली की क्या होती है, शुरुआत। तो दोस्तों यहां बंबई और मद्रास को पुनः विधायी अधिकार
प्रदान कर दिए जाते हैं। यहाँ बंबई, क्योंकि बंगाल के पास तो था ही, यहाँ पे बंबई और मद्रास को पुनः विधायी अधिकार प्रदान कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे शासन की विकेंद्रीकरण प्रणाली की क्या होती है, शुरुआत। पूछे कि शासन की विकेंद्रीकरण प्रणाली की शुरुआत होती है दोस्तों 1861 के अधिनियम के तहत, और शासन की केंद्रीकरण प्रणाली की शुरुआत होती है दोस्तों 1833 के अधिनियम के तहत। इसके बाद दोस्तों 1892 का चार्टर एक्ट, 1892 का चार्टर एक्ट। तो दोस्तों इस अधिनियम का जो पहला प्रावधान है वो इंपॉर्टेंट है, क्या कि इस एक्ट के तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की क्या होती है, शुरुआत। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की क्या होती है दोस्तों, शुरुआत। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई, तो दोस्तों 1892 के चार्टर एक्ट के तहत। इसका एक प्रश्न और आता है, इस एक्ट के द्वारा विधान परिषद के सदस्यों को, विधान परिषद के सदस्यों से प्रश्न पूछने और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। लेकिन कोई खास नहीं है, इसका एक ही प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है कि किस एक्ट के तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है दोस्तों, तो 1892 का चार्टर एक्ट। फिर आता है दोस्तों इसके बाद में 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो दोस्तों यहां भी इस अधिनियम का नाम पूछा जाता है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब का है, तो दोस्तों 1909 का। दोस्तों ये नाम वाले क्वेश्चन है, अधिनियमों की 4 पूछे जाते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्सफील्ड एक्ट, 1909 का मार्ले मिंटो और 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो दोस्तों जो मार्ले हैं वो इंग्लैंड में भारत सचिव होते हैं, इंग्लैंड में क्या होते हैं, भारत सचिव। और दोस्तों जो मिंटो है वो क्या है, वाइस राय। मिंटो क्या है, वाइस राय। इस एक्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो क्या है दोस्तों, इस एक्ट के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की क्या होती है दोस्तों, शुरुआत। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की क्या होती है, शुरुआत। देखिए 1892 में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न था वो क्या था कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत तो 1892 में, और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत तो होती है 1909 में। यानी यहाँ पे मुसलमानों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की क्या कर दी जाती है, व्यवस्था कर जाती है। तो दोस्तों आप सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कह सकते हैं किसको, तो दोस्तों लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का क्या कहा जाता है, जनक। फिर दोस्तों इस एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद, इसमें प्रथम भारतीय व्यक्ति की नियुक्ति की गई। इसमें प्रथम किसकी नियुक्ति की गई, तो दोस्तों प्रथम भारतीय व्यक्ति की नियुक्ति की गई। और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है, प्रथम भारतीय व्यक्ति जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद है इसमें चुने जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति है दोस्तों SP सिन्हा, यानी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक दोस्तों, अब इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होने के कारण जो लॉर्ड मिंटो है, सॉरी लॉर्ड मार्ले हैं, उनका एक कथन आता है कि हम नाग के दांत बो रहे हैं जिसका फल भविष्य में क्या होगा, विष्णु होगा। और इसी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के ऊपर राजेंद्र प्रसाद का क्या कमेंट आता है
कि इन्होंने उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला। दोस्तों इससे आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।